नमस्कार मित्रों, संस्कृत की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम संस्कृत में शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे थे। अब शिक्षण विधियों के अंतर्गत हमने बहुत सारे क्वेश्चंस हम पहले ही सॉल्व कर चुके थे और बाकी जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसी श्रृंखला में अब हम आगे बढ़ते हैं। मौखिक संप्रेषण का दूसरा नाम शाब्दिक संप्रेषण है। विचार संप्रेषण का प्रभावी माध्यम इसे कहा जाता है। भाषा को संप्रेषण शिक्षा संप्रेषण नीति निर्धारण में आवश्यक है। विषय वस्तु का सरल होना और इसी प्रकार से अध्ययन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। सामाजिक नागरिकता का विकास सामाजिक दृष्टि से शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। जनतांत्रिक भावना नेक्स्ट ऐसे ही है। पाठ योजना में गृह कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? छात्र घर पर जाकर स्वयं समस्या का समाधान करे। ऐसे ही 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति समीक्षण के लिए स्थापित समिति का नाम है राम मूर्ति समिति। प्रौढ़ शिक्षा में जिस आयु के लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं वह है 15 से 35। 1986 राष्ट्रीय शिक्षा समिति में विद्यालय खोले गए। नवोदय विद्यालय CIET संस्था कार्य करती है। शैक्षणिक प्राविधिक क्षेत्र में CBSE संस्था के अध्यक्ष हैं विनीत जोशी। बुनियादी शिक्षा किस योजना में से प्रारंभ हुई थी? वर्धा शिक्षा योजना। संस्कृत शिक्षण के प्रारंभिक दिनों में क्या करना चाहिए? सुभाषित श्लोकों का अभ्यास करना चाहिए। मुख्य भाषा कौशल है 4। कंठस्थीकरण किस शिक्षण में आवश्यक है? व्याकरण शिक्षण में कंठस्थीकरण आवश्यक है। ऐसे ही नेक्स्ट हम चलते हैं। ये देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस आयोग के परामर्श? राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो किस आयोग का परामर्श है? राधा कृष्णन आयोग का। प्रारंभिक स्तर पर किस शिक्षण सूत्र के अनुसार पढ़ना चाहिए? सरल से कठिन की ओर। कैसे पढ़ना चाहिए? सरल से कठिन की ओर। संस्कृत में वार्षिक कार्य योजना में अध्यापन होता है 12 महीने। ठीक ऐसे ही पाठ योजना क्या होती है? पाठ योजना सारी होंगी, जैसे दैनिक पाठ योजना होगी, मासिक पाठ योजना होगी और साप्ताहिक पाठ योजना। उपरोक्त सभी तो ये सारी पाठ योजनाएं हैं। ठीक है। ऐसे ही व्याकरण शिक्षा में उदाहरण से नियम निर्धारण किस विधि से होता है? आगमन विधि से। प्राथमिक स्तर में संस्कृत व्याकरण की सर्वोत्तम विधि क्या है? निगमन विधि। ऐसे ही प्रशिक्षण का उद्देश्य है शिक्षण कौशल का विकास करना और काव्य शिक्षण का उद्देश्य है उपरोक्त सभी। काव्य रचना कौशल विकास, शब्द भंडार अभिवृद्धि और व्यवहार चातुर्य विकास इत्यादि। मूल्यांकन के समय शिक्षक निष्पक्ष भाव से प्रतिभावना को अंक दे। ऐसे ही मौखिक शिक्षा परीक्षा का उद्देश्य है भाषा अभिव्यक्ति शक्ति का परीक्षण। परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन। समासार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है अक्षरांश अनुवाद में। ऐसे ही अक्षांश अनुवाद का प्रयोग होता है प्राथमिक स्तर पर। इसमें से अनुवाद शिक्षण की विधि नहीं है, दूरदर्शन विधि। संस्कृत भाषा शिक्षण की उत्तम विधि क्या है? प्रत्यक्ष विधि। ऐसे ही है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। ये देखिए, विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? ग्रंथालय को। मतलब जहाँ पर हमारी बहुत सारी किताबें होती है ना, वो ही हमारे स्कूल का हृदय कहलाएगा, है ना। ऐसे ही अभिनव विधि का प्रयोग यहाँ होता है नाटक शिक्षण में। भाषा शिक्षण का तात्पर्य है उपरोक्त सभी। लेखन शिक्षण, भाषण शिक्षण और वाचन शिक्षण। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था है 3 वर्ष 6 माह। शिक्षा शास्त्री का अध्ययन इसलिए आवश्यक है शिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए। उत्तम शिक्षक होता है जो उपरोक्त सभी। संभाषण में चतुर, अपने विषय में पांडित्य और छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करना, ये सभी होंगे इसमें, है ना। इस समय सभी शिक्षण होता है छात्र केंद्रित और शिक्षक गृह कार्य इसलिए देता है क्योंकि वह ज्ञातांश का दृढ़ करने के लिए। इसी तरह से शिक्षा का प्रमुख अंग है छात्र और त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का स्थान है। वैकल्पिक क्रीड़ा विधि शिक्षा की एक मनोवैज्ञानिक विधि है।
सामूहिक भावना का विकास, सामूहिक भावना का विकास और अध्यापन में अत्यंत उपयुक्त उदाहरण है श्याम फलक। अत्यंत उपयुक्त उदाहरण है श्याम फलक। ऐसे ही इसमें शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, लिंग भेद का सिद्धांत। जन शिक्षा विभाग की स्थापना हुई थी। कर्जन के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम है राधा कृष्णन आयोग। इसमें गलत शिक्षण सूत्र है तर्क से अनुभव की ओर। ऐसे ही हम नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए मित्रों, ये देखिए प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम कर चुके हैं, ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। ऐसे ही डाल्टन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग, डाल्टन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग, ये देखो पेज नंबर 40 हमारा हो गया। 41 देखिए, शिक्षा प्रदान करने का साधन क्या है? शिक्षा प्रदान करने का साधन है मातृभाषा। भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन पद्धति का प्रयोग कब हुआ था? भारत में सर्वप्रथम अनुदेशन पद्धति का प्रयोग हुआ था 1963 में। 1963 में। भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा का मुख्य उद्देश्य उपयुक्त सभी मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक, ठीक है, तीनों विकास होने चाहिए। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं? अनुकरण विधि। ऐसे ही मातृभाषा का सिद्धांत है, मातृभाषा का जो सिद्धांत है वह है उपरोक्त सभी क्रियाशीलता, अभ्यास और अनुकरण। मातृभाषा की आवश्यकता है, मातृभाषा की आवश्यकता उपरोक्त सभी हैं, सामाजिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए और शारीरिक विकास के लिए। शिक्षण की शास्त्रीय पक्ष होता है, शिक्षण का जो शास्त्रीय पक्ष है वह है उपरोक्त सभी, शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास, शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान, शिक्षण शास्त्रीय विकास, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा उत्तर हमारा? ये देखिए उत्तर हो जाएगा हमारा 4th, उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। ऐसे ही नेक्स्ट है योजना पद्धति, प्रोजेक्ट विधि को शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप हेनरी पैट्रिक की देन है, हेनरी पैट्रिक की देन है, देन माना जाता है। ये कहा था, कहाँ के मूल निवासी थे? अमेरिका के। शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का अर्थ विद्यालय में दिया जाने वाला ज्ञान, बालक को साक्षर करना, बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करना, व्यवसाय में योग्य बनाना, नंबर 2, ठीक है, बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करना। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है तथा यह कथन है, किसका है कथन? एडमंड्स का। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? यह कथन विवेकानंद जी का है। किसने कहा है कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसमें एक चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है और बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है? यह किसने कहा था? विवेकानंद जी ने कहा था। शिक्षा व्यक्ति को साक्षर बनाने की प्रक्रिया है। यह शिक्षा का कौन सा अर्थ है? यह है संकुचित अर्थ है। शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए जानबूझकर किए गए प्रयासों से है। यह कथन प्रदर्शित करती है, वह शिक्षा के व्यापक रूप को परिभाषित करती है। ऐसे ही सर्वांगीण विकास का क्या अर्थ है? शारीरिक, भावात्मक और बौद्धिक विकास, बौद्धिक, आर्थिक और नैतिक विकास, मानसिक, संवैगिक विकास और उपरोक्त सभी, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपके एक मानसिक, शारीरिक और भावात्मक और बौद्धिक विकास। ऐसे ही त्रिमुखी प्रक्रिया में सम्मिलित है। त्रिमुखी में होता है छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम, छात्र, अध्यापक और अभिभावक, छात्र, अभिभावक और विद्यालय, छात्र, अध्यापक और अभिभावक, और छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम, ठीक है। ये अपने नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर 1, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं। ये देखिए शिक्षा करती है बालक का एकांकी विकास, आर्थिक तैयारी एवं विकास, सर्वतोन्मुखी विकास और रोजगार की तैयारी। सर्वतोन्मुखी विकास। शिक्षा की संकुचित अर्थ का संबंध होता है, शिक्षा के संकुचित अर्थ का संबंध होता है विद्यालय से। शिक्षा स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करती है, वह है
अरस्तु। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कौन से हुए? सर्वांगीण विकास। चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में किसने प्राथमिकता दी थी? महात्मा गांधी जी ने। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बालकों को पूर्ण शिक्षित करना, बालकों का सर्वांगीण विकास करना, नौकरी के योग्य शिक्षा देना, सही पढ़ना लिखना सिखाना, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। बागले एवं ड्यूबी के अनुसार सामाजिक उद्देश्य का अर्थ है, सामाजिक उद्देश्य का अर्थ सामाजिक कुशलता, आर्थिक कुशलता, सामाजिक नैतिकता और कोई नहीं। सामाजिक कुशलता। शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य के कल्याण के लिए है। यह कथन किसने लिखा है? प्लेटो ने। प्लेटो समर्थक था। किसका समर्थक था प्लेटो? ज्ञान पर आधारित शिक्षा का। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है ना। यह कथन किसने दिया था? फ्रोबेल ने। रूसो ने, एडमंड्स ने और अरस्तु ने। रूसो ने। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। यह किसने कहा था? एडिसन ने। शिक्षा का एक, ये जो जितनी भी परिभाषाएं हैं मित्रों, ये हमको याद करनी पड़ेंगी। इनको बिना याद किए ये याद नहीं होंगी, ठीक है ना। या फिर 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार का है, वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। ये किसने कहा था? एडिसन ने। शिक्षा का एक कार्य समाज में सांस्कृतिक मूल्यों तथा व्यवहारिक प्रतिमानों को उसके युवा तथा योग्य व्यक्तियों को प्रदान करना है। किसने कहा? ये ओटावे ने। शिक्षा एवं दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह कथन किस दार्शनिक का है? नंबर 4 है रॉस का। ऐसे ही नेक्स्ट है अपने, शिक्षा के उद्देश्य जीवन की पूर्णता के लिए तैयारी करना है। यह कथन किसका है? प्लेटो का। आचार्य राममूर्ति की सिफारिशों को लागू करने के लिए समिति का गठन किया गया था 1991 में। 10+2+3 किस संरचना, शिक्षा संरचना किस आयोग के द्वारा प्रस्तुत की जाती है? कोठारी आयोग के द्वारा, ठीक है। मतलब इसमें कॉलेज से रिलेटेड सारी, जितने भी कॉलेज से रिलेटेड हमारी जो मान लो अपने उच्च स्तर का जो हमारा शिक्षण है वह इसके अंतर्गत आता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी गुरुकुलों में। वह कौन सा गुरुकुल है जिसमें अब विश्वविद्यालय का रूप धारण कर लिया है और उसमें आयुर्वेद की शिक्षा भी दी जाती है? वह है वृंदावन विश्वविद्यालय। बौद्ध काल से शिक्षा का लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति था और मकतब में प्रवेश हेतु किस संस्कार का शुभारंभ था? बिस्मिल्लाह संस्कार का। इस्लामी शिक्षा में उच्च शिक्षा का केंद्र मदरसा थे तथा छनाई के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? उच्च वर्ग से संपर्क तथा निम्न वर्ग को शिक्षित करना। ऐसे ही अपना जो मैकाली ने विवरण पत्र को लॉर्ड विलियम बेटिंग्स ने कब स्वीकार किया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग्स ने 7 मार्च 1835 को स्वीकार किया था। विलियम हंटर कौन थे? शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष थे। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई थी 27 जनवरी 1902 को। निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? मैकाले ने। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? सन 1935 में। गोपाल कृष्ण गोखले बिल कब पेश हुआ था? 1910 में। सन 1964-65 में किस आयोग का गठन किया गया था? कोठारी शिक्षा आयोग का। डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति सन 1948-49 में क्यों की गई थी? मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने हेतु। चरित्र निर्माण के लिए 3 बातें आवश्यक हैं: अनुशासन, धर्म निरपेक्षता और नैतिक शिक्षा। यह तथ्य किस कमीशन ने प्रस्तुत किया? मुदालियर आयोग ने। निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने अव्यय एवं अवरोध की समस्या का सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया था? वह है हार्टंग समिति ने। निम्नलिखित में से माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु किसकी नियुक्ति की गई थी? मुदालियर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो इस तरह से जो हमारा आज का जो टॉपिक था, जितने भी हमारे जो आज के
आज के जितने भी हमारे शिक्षण विधियों से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे वो हमने कंप्लीट कर लिए मित्रों। अब आगे भी यदि हमको इससे रिलेटेड कोई भी और भी प्रश्न हमको अभी पढ़ने हैं, हमारे और भी प्रश्न बाकी हैं, हम उनका भी बहुत ही विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, है ना। तो इसके पश्चात यदि आपको इससे रिलेटेड और कोई जानकारी यदि मुझसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, अर्थात बार बार अभ्यास करने से ही हम अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। आप ये मत सोचिए मित्रों कि मैं इतना पढ़ता हूँ लेकिन मुझे फिर भी याद नहीं होता। देखो मैं आपको बताती हूँ कि एक हमारे यहाँ पर हमारे भारत के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जो अपने आप को मेमोरी गुरु होने का दावा प्रस्तुत करते हैं। उनका नाम है मिस्टर आशीष शर्मा। उनका न केवल भारत में ही अपितु विदेशों में भी बहुत बड़े बड़े सेमिनार होते हैं और उनकी फ़ीस कम से कम ये मान लीजिए आप 50,000 से ऊपर उनकी फ़ीस है। और वो खुद कक्षा 5 में और कक्षा 4 में कम से कम 2 से 3 बार वो फेल हो गए थे। और उन्होंने उनके पिता ने एक बार उनसे पूछा कि रोज़ रोज़ ये तो बहुत ही गलत बात है, तुम बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुमने अपना जो कैरियर है तुम ऐसे ख़राब करने में लगे हुए हो, है ना। तो वही बात है, जब छोटे बच्चे को तो वो बात समझ में आएगी नहीं ना, उसको तो जब समझ में आएगी जब कैरियर बनाने का समय होगा। मित्रों हम लोग बड़े हो गए हैं, हमको पता है कि हमारा भला किस में है, बुरा किस में है, लेकिन छोटे बच्चों को इस बात का नहीं पता होता है। लेकिन जैसे जैसे आशीष जी बड़े हुए तो उन्होंने 10th की परीक्षा में तो उन्होंने 90% मार्क्स प्राप्त किए। और उनको ऐसे गुरुजी मिले, उन्होंने अपने गुरुजी से कहा कि मैं क्या करूं सर, मेरा मन नहीं करता पढ़ने का, और जब मेरे सामने पुस्तकें होती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बस आंख मीच के सो जाऊं। तो उन्होंने सर ने ये कहा कि जब आपके सामने किताबें हैं तो आप इमेजिंग करना चालू कर दो। जैसे किसी चीज़ को आप पढ़ रहे हो तो उसको क्या बना लो, एक कहानी के रूप में बना लो और अपने दिमाग में भर लो। जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा है ना, जैसे CBSE की पुस्तक कक्षा 8 की एक पुस्तक के अंतर्गत लेखक रामाधारी सिंह दिनकर ने एक बार है ना पैसे का पेड़ लगा दिया। मतलब उन्होंने पैसे लगा दिए, ज़मीन के अंदर पैसे उगा दिए, लेकिन पैसे तो कभी उगते नहीं है ना, पैसे उग नहीं सकते। लेकिन हम उसकी कल्पना तो कर सकते हैं कि पेड़ उगा, पेड़ के ऊपर खूब सारे पैसे लगे, उन पैसों को झाड़ करके हमने फिर पैसे इकट्ठे कर लिए, फिर दोबारा से फल आए, फिर वो पेड़ पे पैसे लगे, फिर हमने उनको इकट्ठे कर लिए, है ना। तो ये क्या है, एक कल्पना मात्र है। अब हम ये भी तो कह सकते हैं कि यदि हम पेड़ की जगह अगर हमने बहुत वैसा पेड़ लगाया जिससे हमारे पास में खूब फल फूल उग रहे हैं, हमने उसकी खूब सेवा करी, है ना, इस तरह से हम उसको कल्पना करके उस चैप्टर को एक बार में हम उसको याद कर सकते हैं अपनी कल्पना में रख करके। तो उसको रटने की थोड़ी आवश्यकता है, उसको समझने की आवश्यकता है। किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए समझने की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो हमको मुदालियर आयोग को पढ़ना है। अब मुदालियर आयोग वैसे तो कठिन है लेकिन नहीं समझ में आएगा, एक बार पूरे मुदालियर आयोग को पढ़ लो और पढ़ करके मुदालियर आयोग को यदि हमने एक बार पढ़ लिया और पढ़ करके उसको अपनी, जैसे मान लो एक बहुत बड़ी स्पेलिंग मैं आपको बताती हूँ, हिप्पोपोटोटोपोमस, है ना, ये एक स्पेलिंग है। अब लेकिन ये इतनी बड़ी स्पेलिंग याद करते हुए छोटा बच्चा क्या करेगा, उस पर घबरा जाएगा उसको देख करके। लेकिन अब उसके अपन क्या करेंगे उसके अब हम 4 टुकड़े कर लेते हैं। जैसे हिप्पो लिख लिया अपन ने, ठीक है, हिप्पोपोटो लिखा तो पोटो, है ना, हिप्पोपोटो, है ना, मस है। इस तरह से हमने क्या बना लिया, हिप्पो ने पोटी कर दी बहुत सारी, उसको प्रसाद के रूप में बांट दिया। इस तरह से हम उसको एक कहानी बना दी हमने, और कहानी को बना करके हमने उसको क्या कर लिया, याद कर लिया। ये याद करने का एक तरीका होता है। और इसको देखो, आपको भी इसको सुन करके हंसी आई होगी कि ये मैडम क्या बता रही है कि पोटी कर ली, पोटी को बांट दिया, प्रसाद के रूप में बांट दिया। नहीं, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। इसमें केवल आपकी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास कर रही हूँ। और इसी प्रकार से छोटे बच्चे भी अपनी पढ़ाई का बर्डन न लेकर के, जैसे मान लो कोई बच्चा पोल्यूशन पढ़ रहा है, मान लो मैं अपने छोटे से बच्चे को पोल्यूशन पढ़ा रही हूँ, ठीक है। पोल्यूशन अब 3 तरह के होते हैं। अब पोल्यूशन को भी मैं क्या बना दूंगी, एक कहानी बना देती हूँ पोल्यूशन की भी, है ना। एक छोटा बच्चा है, वो मानता नहीं था, बिल्कुल स्नीजिंग करता था, कहीं भी गगिंग करता था, कहीं भी, है ना, जोर जोर से खांस देता था, दूसरों के ऊपर कर देता था, कहना मानता ही नहीं था, कहने के बाद भी कहना नहीं मानता था, कहीं भी पटाखे चला देता था। तो ये कहानी बनाते बनाते मैंने उस बच्चे को सुना दी, तो उस बच्चे को कहानी के रूप में चैप्टर याद हो गया। अब वो अगर लाइन टू लाइन याद करना शुरू करेगा तो उसको जल्दी से याद
हो जाएगा। यही एक मेमोरी गुरु का एक मंत्र होता है, अर्थात आप इसको जल्दी से जल्दी हर चीज़ को याद कर सकते हो खेल खेल में। इसलिए पढ़ाई को कभी भी बर्डन न माने, ये अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। पढ़ करके हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, हम हमारे जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। जय हिंद।